आज है 23 अगस्त 2024 और 23 अगस्त 2024 को हुआ यूपी पुलिस का री एग्जाम और उसकी पहली शिफ्ट में मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन आए वो हम यहाँ पर सभी लेकर आए। लेकिन पहले बता दिया जाए, जो लेवल है वो बहुत ठीक ठाक है, ना तो इसे बहुत ज़्यादा आसान कहा जा सकता और ना ही इसे बहुत ज़्यादा मुश्किल कहा जा सकता। सभी क्वेश्चन यहाँ पर आप देखने के बाद एक चीज जरूर महसूस करेंगे कि जो हमने एक मैराथन क्लास लगाई थी, जो प्रीवियस ईयर की मैराथन क्लास लगाई थी, वहां से सारे के सारे क्वेश्चन हैं, वहां से जो चेंज है केवल वो संख्याओं का चेंज है। अगर अभी आपका पेपर नहीं हुआ तो आप उस क्लास को बिल्कुल देख कर जाएं। 10.5 घंटे की क्लास है, तो आप उसे एक बार देखेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सारे के सारे वहां पर करा दिए गए हैं, तो वहां से लाभ बिल्कुल मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत और करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 14 के रूप में यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन मिला। और ये क्वेश्चन जो क्या था वो देख लेते हैं भैया। P इज ग्रेटर देन फॉर Q इज इक्वल टू है P स्क्वायर प्लस Q क्यूब, और दूसरा है यहाँ पर P इज लेस देन फॉर Q, तो यहाँ पर हो जाएगा P क्यूब माइनस Q स्क्वायर, और वैल्यू जो बतानी है वो 1 ग्रेटर देन 2 इज लेस देन फॉर 3। तो पहले यहां पर जो बात करेंगे हम 1 इज ग्रेटर देन फॉर 2, तो यहां पर ये वाली कंडीशन लगेगी। पहले यहां पर 1 इज ग्रेटर देन फॉर 2 का मतलब यहां पर करेंगे 1 स्क्वायर प्लस करेंगे 2 क्यूब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 हो जाएगा 9। अब कुल मिलाकर जो बात बनी 1 इज ग्रेटर देन फॉर 2 और इज लेस देन फॉर 3, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? नो इज लेस देन फॉर 3, तो कंडीशन लगेगी यहां पर दूसरे वाले, क्या लगेगी? नो क्यूब माइनस 3 स्क्वायर। नो क्यूब का मतलब 729 और यहां पर 3 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3 तिया 9। तो कुल मिलाकर ये जो बनेगी बात वो बनेगी 720 के उत्तर के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया? इसने दिया 0.05, 0.5, 0.25, 1.25 का HCF हमें ज्ञात करना, में से हमें ज्ञात करना। देखो भाई क्या है, 0.05, 0.5, 0.25, 1.25 का हमें बताना है HCF। अच्छा, जिन बच्चों ने, जो हमने मैराथन क्लास दी थी एक, जो प्रीवियस ईयर वाली क्लास थी, अगर वो देख के गए होंगे तो पक्का इसमें से जितने भी क्वेश्चन होंगे, एक दो कुछ तो कहता नहीं मैं, बाकी सारे क्वेश्चन हो गए होंगे, क्योंकि उसमें हर टाइप का क्वेश्चन था। और अब जैसे ये पेपर आ लिया तो तुम उस क्लास से मिला सको कि इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है इस वाले पेपर में जो उसमें ना आया हो। संख्याओं का अंतर है, केवल टाइप सारी आ चुकी है उसमें। तो यहाँ पे बात करें HCF निकालना, तो 0.05, 0.5, 0.25 और 1.25 में, तो हमने क्या बता रखा है इसमें, जहां पे ज्यादा बार दशमलव के बाद अंक आ रहे, एक के सामने उतनी जीरो लगाओ और गुणा कर दो। मतलब एक के सामने हमें लगानी पड़ेंगी 2 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक और यहाँ पर 1, तो दशमलव के बाद जो ज्यादा अंक हैं वो कितने हैं? वो 2 हैं। अब 100 की गुणा करेंगे तो ये 5 रह जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा भैया 125। अब इनका लेना हमें HCF, इनका लेना हमें HCF मतलब में से 5, 50, 25 और 125। मोटी सी बात है कि जब HCF की बात करेंगे तो छोटी संख्या जो होगी उसको पकड़ के चलना हमें। अगर छोटी संख्या जो क्वेश्चन में है वो सबको काट रही तो इसका HCF ही हो जाएगा, और 5 सबको काट रही, 5 से 5 तो कट ही जाएगा, 50 भी कट रहा, 25 भी कट रहा और 125, तो इन सब का HCF कितना आ गया? 5 आ गया। लेकिन ये जो 5 HCF आया, यहां ध्यान देने वाली बात है, जो 5 HCF आया वो 5 का, 50 का, 25 का और 125 का, लेकिन हमें निकालना था पॉइंट वाले, तो जिससे गुणा करी थी उसी से करना था हमें भाग, उसी से करना था हमें भाग। तो कुल मिला के जो उत्तर आ गया इसका 0.05, ये इसका एक तरह से सही जवाब रहेगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था इस पेपर में, और इस तरह से इसका C ऑप्शन सही हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे क्या है भाई? सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचे। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचे। 4, 6, 7, 8 और 9 का तो हमें लेना LCM। देखो LCM का भी क्वेश्चन है और क्वेश्चन HCF का भी है, तो दोनों ही क्वेश्चन आगे तुम्हारे।
और शुरुआत इन्होंने यहाँ पे इसी से करी। तो बात करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। तो देखो 4 जो है 4 आ रहा, 6 आ रहा, 7 आ रहा, 8 आ रहा, 9 आ रहा। तो सबसे पहले हमने 2 से भाग करा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 जो का तू छोड़ दिया, 2 चौक 8, 9 जो का तू छोड़ दिया। फिर 2 से भाग करा तो 1 3 7 2 9, फिर 3 से भाग कर दिया तो 1 1 7 2 और 3। अब कुछ नहीं कर सकते, गुणा कर दो बस। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया 72, और 72 की गुणा करनी पड़ेगी हमें 7। 72 की गुणा करनी पड़ेगी हमें 7 में। तो 7 दूनी 14 का 4 कहां से लिखो 1, 7 7 49 और 1 50। तो बात जो आई वो 4 6 7 8 9 के अगर एलसीएम की बात करूं, उस संख्या की बात करूं जो इनसे कटती हो, उस संख्या की बात करूं जो इनमें से कटने वाली सबसे छोटी संख्या है। किससे? 4 6 7 8 9 से। तो वो 504 थी। लेकिन उसने साथ साथ एक चीज और कही कि उसने साथ साथ एक चीज और कही कि 3 शेष बचे, 3 शेष बचे। तो 3 जोड़ देंगे तो कुल मिला के जो उत्तर बनेगा इसका वो बनेगा भैया 507। तो 507 इस क्वेश्चन का यहाँ पे एक तरह से सही जवाब हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 21 में है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें जो आज आया 23 अगस्त 2024 की पहली पारी में जो क्वेश्चन आया, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करनी है। तो इसका सीधा सा हिसाब है भैया, हानि प्रतिशत अगर ज्ञात करनी है, चाहे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो सूत्र याद रखना, आगे जो और पेपर होने उनके लिए क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणा 100, क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणा 100। ठीक है भैया। और यहाँ पर क्रय कितना है? क्रय है 30 टेबल थी जिनका लागत मूल्य है 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर था, और बटे में 40 और गुणा 100 हमें करना है। ठीक है। तो ऊपर कितना बचा? माइनस के 10। ऊपर कितना बचा? माइनस के 10 गुणा 100 बटे कितना है भैया 40। 0 से 0 गया, 4 से काटा 25 बार, तो आ गया माइनस के 25%। माइनस हमें केवल यो बता रहा है कि यहाँ हानि है। अगर वो क्वेश्चन में यो कहता है ना कि इसमें लाभ हो रहा है या हानि, तो तुम्हें हानि पे निशान लगाना। फिर वो ऑप्शन में होता होगा 25% का लाभ एक ऑप्शन में देगा, एक में देगा 25% की हानि। तो जिसमें 25% की हानि है उस पर निशान लगाना। यहां तो इन्होंने साफ दे दिया कि हानि है, तो यहां हमें ये तो सोचने की जरूरत नहीं कि लाभ है हानि, लेकिन ये जो चिन्ह बता रहा, ये माइनस अगर आ रहा तो हानि है, और अगर ये प्लस आ जावे तो लाभ ही है। ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन में ना भी बतावे ना कि इसमें लाभ हो रहा है हानि, हम तब भी हम डायरेक्ट निशान लगा सकते। अगला क्वेश्चन देखें। यह है क्वेश्चन नंबर 23। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लॉट को 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यो जो क्वेश्चन है यो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा धोखा कैसे दे रहा भैया? ये धोखा इसलिए दे रहा है कि उसने कहा 10 रुपए में 4 तो इसने खरीदे और एक लोट खरीद लिया 10 रुपए में 5 की दर से, कुल मिलाकर 20 रुपए हो गए, और कुल मिलाकर 5 और 4 9 फल हो गए, और 20 रुपए में 9 के हिसाब से बेच दिए। 20 रुपए में 9 के हिसाब से बेच दिए। बच्चा बिल्कुल भी देर नहीं करने का कि ना लाभ है ना हानि। और 20 रुपए में 9 आए और 20 रुपए में 9 बेच दिए, तो ना लाभ है ना हानि। लेकिन यहां पर भी ध्यान रखना, हमेशा हानि होती है। अब वो होगी कैसे हानि, वो देखने वाली बात है। वो हानि कैसे होगी वो देखने वाली यहां पे बात है। देखो ये क्रय वाला मैटर है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है वो विक्रय वाला मैटर है। अब तुम्हें क्या करना है, फलों की संख्या बराबर कर लो। पहले 5 4 9 का एलसीएम ले लो, तो 5 चौक 20 और 20 निमा 180। तो 180 तो इसे बनाना और 180 ही इसे बनाना। ठीक है। दोनों को 180 180 बनाना। 180 इसे बनाओ, 180 इसे बनाओ। इसे तो 20 से गुणा करना पड़ेगा हमें, इसे तो 20 से गुणा करना पड़ेगा। इसे 180 बनाना तो 36 पंजे 180 होगा। इसे 180 अगर मुझे बनाना तो कितना होगा, 45 चौका 180 होगा। ठीक है। अब मैं इनकी गुणा करूं, इनकी गुणा करूं तो क्या हुआ, यहां समझने वाली बात है सारी की सारी। ये हो गया 450 रुपए में, ये रुपए हैं, ये रुपए हैं, ये फल है, ये रुपए हैं, ये फल है, ये रुपए हैं, ये फल है। 450 रुपए में 180 फल लिए हमने। 450 रुपए में 180 फल लिए।
और यहाँ पे 360 रुपए में कितने फल लिए? 180 फल लिए। ठीक है, अब यहाँ की अगर मैं टोटल की बात करूं, 0 6 और 5 11 का एक कहां से लिखूं? 1 4 और 3 7 और 1 8, 810 रुपए खर्च करे हमने और फल मिले हमें 360। फल मिले हमें 360। तो जब हम बेचेंगे ना तो 360 ही फल बेचने हमें 180 नहीं बेचने। यहाँ क्या हो रहा है? 180 हो रहे हैं अभी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे 2 से एक्स्ट्रा गुना करनी पड़ेगी। यो बात तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखनी है, यो विशेष ध्यान रखना है इसे 2 से गुना करनी। अब 2 से गुना करेंगे तो 20 दूनी 40 से गुना करेंगे, 40 से, और किसकी गुणा करेंगे? 20 की। 40 20 कितने हो गए? 800। 40 की 20 में गुणा करेंगे 800, और यहां कितने हो गए भैया? 360। 360 फल लिए और 360 बेच दिए। 810 का माल 800 में बेच दिया। 810 का माल 800 में बेच दिया। लाभ हो रहा हानि? लाभ हो रहा हानि? हानि हो रही। 810 का माल था और बेच कितने में दिया? 800 में। तो हानि कितने की हो रही? 10 रुपए की हानि हो रही। 10 रुपए की हानि हो रही। अब हमें चाहिए हानि प्रतिशत। हमें चाहिए भैया हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालना तो कितना हो जाएगा? 10 रुपए की हानि परसेंटेज का 100, और हानि किस पर होगी? 810 पे। हानि किस पर होगी? 810 पे। ठीक है, 0 से 0 गया। 100 को 81 से भाग करो, 81 एकम 81, कितने बचे? यहां पर बच गया 19। तो एक सही 19/81% की हानि है। एक सही 19/81% की हानि है। और देखो यहां तो सी ऑप्शन इसका भी आ गया। मतलब हमने अभी जो क्वेश्चन करे हैं, केवल 22वां क्वेश्चन अगर मैं छोड़ दूं उसका तो ए था। 4 क्वेश्चनों में 3 का सी ऑप्शन ठीक है। अगर किसी ने सी ऑप्शन की पकड़ के निशान लगा दिया होगा ना तो उसको तो एक गलत हुआ होगा इन 4 में से। 3 तो सही हो गए बिल्कुल। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, इसका भी सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सटीक है। लेकिन यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लग रहा कि जो आने वाली शिफ्ट है उनमें भी इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आऊगा, जरूर आऊगा इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि यो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। 24वां देखो, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, क्या है? 2 प्रकार के चावल 11 रुपए प्रति किलोग्राम और 21 रुपए प्रति किलोग्राम के हैं। 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब जो आसान सवालों में से एक आसान सवाल यो लगाया जा सके, क्योंकि मिश्रण का सवाल है, कुछ हेर फेर वाली बात है नहीं इसमें। एक तरफ 11 रुपए रखेंगे, एक तरफ हम 21 रुपए रखेंगे और बीच में हम 17 रुपए रखेंगे। तो यहां घटा देंगे, यहां घटा देंगे। 21 में 17 गए 4 और 17 में से 11 गए 6। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। मतलब अनुपात जो आया वो 2:3 आया। इसका आया ऑप्शन नंबर बी सही। अगले क्वेश्चन की बात करें, 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगुनी हो जाएगी? समय निकालना, समय निकालना। तो समय बराबर क्या होगा? इसका फॉर्मूला याद रखो, n-1 बटे दर और गुणा 100। अब जैसे देखो कई शिफ्ट होनी, पहली शिफ्ट का पेपर है, आगे जो शिफ्ट होनी उनमें यहां पे इसने दर दे रखी, उस समय देकर दर पूछ सके, तो इंटरचेंज करना कुछ ज्यादा दिक्कत है नहीं। दर 12.5% की दे रखी, दुगुना कह रहा, वो दुगुना कह रहा तो n की जगह 2 रखना। वो 3 गुना कह रहा तो n की जगह 3 रख दो। वो कह रहा 5 गुना तो n की जगह 5 रख दो। तो यहां दुगुना कह रहा तो 2 रख दो, 2 - 1, और यहां 12.5% और गुणा 100, और 12.5 8 100 में 12.5 8 100 और 8 एकम 8। इसका मतलब 8 वर्ष बनेंगे, 8 वर्ष बनेंगे। सपोज करो वो कहता है कि 12.5 साल में वो दुगुना हो रहा, दर निकाल लो, तो ये फिर 8 वर्ष की बजाय क्या आ जाएगा? 8% आ जाएगा। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, इस दर को यहां ले आओ, उस समय को यहां ले आओ, हो गया काम। लेकिन जब उसने दर दे रखी तो ये उत्तर जो आओगा वो वर्ष में आओगा। अगर वो दर पूछेगा तो उत्तर जो आओगा वो परसेंट में आओगा, बस इतना सा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, क्या है भाई? भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। 50 दिन में केवल 1/4 काम हो पाया, तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, हमें बताना। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हुआ है हमारे पास, M1 D1 H1 बटे W1 R1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 R2। ठीक है भाई। अब देखो M1
M1 का मतलब जितने स्टार्टिंग में आदमी काम कर रहे हैं, M2 जितने बाद में आदमी काम कर रहे हैं, D1 जितने स्टार्टिंग में दिन है, D2 दूसरी कंडीशन में कितने दिन है, W1 जितना काम हो लिया, W2 जितना काम बचा हुआ। अब जैसे उसने कहा 150 दिनों में काम पूरा करने के लिए 200 आदमियों को नियुक्त किया, ठीक है। यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम हुआ, ठीक है, तो यहां पे क्या था, 200 आदमी नियुक्त थे, 200 आदमी हो गए, दिन लगे 50 और काम हुआ 1/4 मतलब 1/4, काम हुआ 1/4 मतलब 1/4। अब उसे काम करना समय पर पूरा 100 दिन का ठेका था, वो सॉरी 150 दिन का ठेका था, 50 दिन खत्म हो लिए, बचे कितने दिन है, 100 दिन, बचे कितने दिन है, 100 दिन। और आदमी तो हमें निकाल ले, आदमी तो हमें निकाल ले, और काम कितना बचा, 3/4, काम कितना बचा, 3/4, 4 से 4 गया, 100 से ये गए जी, तो M2 बराबर कितने आ गए भाई, अब देखो 50 दूनी 100 और 100 तिया हो गए 300, 50 दूनी 100 और 100 तिया हो गए 300। अगर वो पूछता कि टोटल कितने आदमी काम पे लगाए जाए, तो 300 आदमी काम पे लगाए जाए, और वो पूछ रहा है कितने अतिरिक्त, अतिरिक्त के लिए जितने पहले से काम कर रहे हैं, कितने काम कर रहे हैं, 200, उन्हें घटा दो, तो 100 जो है वो अतिरिक्त आदमी काम पे हमें लगाने पड़े, ठीक है। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करें क्या है, देखो भाई 27वां है, 12 पुरुष 18 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं, 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं, 2 पुरुष और 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे। मेरे हिसाब से यो वाला क्वेश्चन भी, इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है आने वाली जितनी भी शिफ्ट है उनमें एक क्वेश्चन आने ही आना। अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल बनना ना किसी को, तो काम समय का चैप्टर तो रखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना। 12 पुरुष हैं, 18 महिला है, तो ये जो है 10 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, तो 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। पहले इन्हें हल करेंगे, आगे की बात बाद में करेंगे। यहां आ गया 2 पंजे 10, यहां आ गया 2 6 12, गुणा करो, 12 पंजे 60 M, 18 पंजे 90 W, बराबर 9 6 54 M, और 18 छिक्का 108 W। 60 में से 54 गए 6 आदमी, बराबर 108 में से 90 गए 18 W, 6 कम 6 और 36 18, इसका मतलब M/W जो बराबर है वो 3/1 के है। मतलब अगर यहां पे बात करी जाए आदमी और औरत का अनुपात जो है वो 3:1 है, जहां M होगा वहां 3 रखेंगे, जहां W होगा वहां 1 रखेंगे। एक कंडीशन इनमें से कोई सी ले लो, एक कंडीशन बोलो जो उसमें दे रखी क्वेश्चन में, ठीक है भाई। तो यहां पे देखो क्या है, एक कंडीशन ली मैंने, पहले वाली ले ली 12M प्लस 18W, और यहां पे हो गया गुणा 10, और बराबर में जो आना चाहिए है वो उसने कहा 2 आदमी और कितनी 3 महिलाएं इसे कितने दिन में करेंगी, दिन निकाल। यहां तक तो आ रहा होगा, इसमें एक बार देख लूं मैं आ रहा क्या नहीं आ रहा। हाँ चल रहा है सही काम, फिर तो नहीं तो पता लगाओ कट जाएगा। अब यहाँ पे M की जगह क्या रखेंगे 3, M की जगह क्या रखेंगे 3, तो 12 तिया 36, W की जगह क्या रखेंगे 1, तो 18 कम 18 गुणा 10, बराबर M की जगह क्या रखेंगे 3, तो 3 दूनी 6, और W की जगह रखेंगे 1, तो 3 कम 3, 6 और 3 9 गुणा D। अब यहां देखो 18 और 36 हो गए 54 गुणा 10 बराबर 9D, 9 6 54, तो यहां आ गए 60 दिन। तो अगर 2 पुरुष और 3 महिलाओं को यो काम करना पड़ गया तो उन्हें तो 60 दिन लगेंगे, और जो 60 दिन है वो बी ऑप्शन में। नंबर 28 जो है वो रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 29 भी रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है। इसका मतलब रेलगाड़ी वाला चैप्टर भी ऐसा जो 2 क्वेश्चन लेकर आ रहा है भैया। कांस्टेबल बनना तो इसे भी पकड़ना पड़ेगा बिल्कुल। 2 रेलगाड़ियां क्रम से 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती है, समान दिशा है तो चाल घटेंगे। तेज
तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी से गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। लंबाई बतानी है, लंबाई मतलब हमें दूरी बतानी, और दूरी बराबर है चाल गुणा समय। दूरी बराबर है चाल गुणा समय। दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। दिशा समान है तो चाल घटेंगी। 59 में से 32 घटा दो, 59 में से 59 में से 32 घटा दो, तो कितने बचेंगे? 27। कितने बचेंगे? 27। चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में, बनानी मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। समय दे रखा 16 सेकंड, समय दे रखा 16 सेकंड, तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 अट्ठे 16, और यहां हो गया 8 पंजे 40 तिया 120 मीटर जो है उस गाड़ी की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर है वो 120 मीटर आ गया। और 120 मीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस ऑप्शन में 120 मीटर मिल रहा? हमें डी ऑप्शन में मिल रहा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, और ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? कितना समय यहाँ पे लगेगा? ठीक है भैया, तो यहाँ पे क्या है? 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही, तो हम निकाल लेंगे चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी होगी 67 मीटर तो लंबी ट्रेन है, और 33 मीटर लंबी जो है सुरंग है, और बटे कर देंगे 10, तो 67 और 33 हो गए 100, और 100 बटे 10 का मतलब हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब उसने कहा ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगी? अब यहां पर जो सोचने वाली बात यह है कि मैं 65 जोड़ना या नहीं जोड़ना। आदमी को पार कर रहा हूं, ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, व्यक्ति को कह रहा, इसका मतलब यहां पे जो हमें समय अगर निकालना तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4। तो दूरी जो लगेगी वो 67 लगेगी, दूरी लगेगी 67, और बटे कर देंगे 10, तो कुल मिलाकर 6.7 सेकंड का समय लगेगा। 6.7 सेकंड का यहाँ पे समय लगेगा। अच्छा, गड़बड़ क्या हो सके? गड़बड़ ये हो सके कि आप 67 में और ये 65 जोड़ दो और फिर यहाँ उत्तर ढूंढो जाओ, उससे कोई लाभ नहीं, क्योंकि आदमी को पार कर रहा तो गाड़ी जो अपनी लंबाई तय करेगी, ना कि प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में और व्यय जो है उनका 5:3 के अनुपात में है, और बचत 4:1 के अनुपात में है। यदि दोनों की मासिक बचत जो है वो 10,000 रुपये है, तो आय हमें बतानी दोनों क्या है। अब बचत जो दे रखी है, जो बचत दे रखी है उसका अनुपात 4:1 है, और टोटल बचत दी 10,000 रुपये, टोटल बचत दी 10,000 रुपये, टोटल बचत दी 10,000 रुपये। अब इसका मतलब 5 से अगर मैं भाग करूं तो आ गया 2,000, मतलब एक बराबर जो है 2,000 के, तो 4 कितने के बराबर हो गया? 8,000 के, और एक बराबर जो किसके हो गया? 2,000। इसका मतलब क्या है? जो पहले वाला आदमी है, जो निखिल है, वो तो 8,000 रुपये बचा रहा, और जो दूसरे वाला है रितु, वो 2,000 रुपये बचा रही। अब इनकी आय का अनुपात है 2:1, तो ये तो होगी इसकी आय 2x और इसकी होगी x। व्यय का अनुपात है 5:3, दोनों अलग अलग चीज है, एक आय है एक व्यय है, तो 5 में लगाओगे हम y, 5y और यहां 3y। आय में से व्यय घटा तो बचत आई, आय में से व्यय घटा तो बचत आई। निकालना क्या है हमें? आय। इसका मतलब x की वैल्यू बन जाए तो काम बन जाए। करो भैया, इसका मतलब इसे तो गुणा कर दो 3 से और इसे गुणा कर दो 5 से। करो, 3 दूनी 6x, 5 तिया 15y, 8 तिया 24,000, 5x 15y और 5 दूनी 10,000। घटा देंगे, ये तो कैंसिल हो गया। x बराबर कितना हो गया? 14,000। x बराबर 14,000 हो गया। पहले वाले की है 2x, तो 2 गुणा 14, तो 14 दूनी 28,000 रुपये होगी एक की, दूसरे की x ही है, तो ये तो डायरेक्ट 14,000 होगी।
मतलब अगर मैं पहले वाले की बात करूं जिसका नाम जो है वो निखिल है, वो 28,000 रुपये के आए हैं, और रितु की बात करो तो उसके 14,000 के आए हैं। तो एक बार फिर से सी ऑप्शन पर लगाओ। मतलब इस पेपर में तो एक चीज लग रही मुझे, अगर 19 क्वेश्चन है और 19 में तुम्हारी किस्मत ठीक है, तो बी फॉर भगवान और सी फॉर चमत्कार का सहारा लेकर भी इसमें जो है 15 क्वेश्चन ठीक करे जा सके। तो ये बी और सी का ही बोलबाला है, ठीक है। बस थोड़ी सी किस्मत साथ देवे तो हम भगवान का सहारा लेकर बी फॉर भगवान और सी फॉर चमत्कार से बेड़ा पार कर सकें। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 5 नंबर से फेल हो गया। और दूसरा छात्र जो 30% स्कोर कर रहा और वो उत्तीर्ण से 20 नंबर अधिक ला रहा, मतलब यो जो है जितने पासिंग मार्क्स था उससे 20 नंबर ज्यादा ले आया। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? अब देखो 20 और 30 का अंतर आ गया 10, और ये 10% बराबर जो है वो 5 और 20 25 के हैं। 5 और 20 25 के। एक तो 5 नंबर से फेल हो रहा था, एक 20 नंबर से पास हो रहा था। अगर दोनों अलग अलग है, एक पास हो रहा है एक फेल आ रहा, दोनों को जोड़ दो। दोनों फेल होते तो घटाते, दोनों पास होते तो घटाते, ठीक है। तो 10% कहां से आया? यो परसेंटेज का अंतर है, ठीक है। यो परसेंटेज का अंतर है, यो नंबर का अंतर है। अब जो फेल है उसी पास कर लो। जो 5 बराबर कितने परसेंट के बनेगा वो देख लेंगे भाई। तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। इसका मतलब इसे जो पहले वाले को 2% नंबर कम पड़ रहे, 2% नंबर कम पड़ रहे। 20% तो इसे मिले थे और 2% कम पड़ रहे, तो 22% अगर नंबर आ जाते हैं तो यो पास हो जाता। तो पासिंग परसेंटेज पूछा उसने, वो 22% है, जो ए ऑप्शन में। 32वां क्वेश्चन देखो क्या है। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1,600 रुपए है। 3 वर्ष बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 5% की दर है, 5% की दर है, तो फ्रैक्शन में बदलूंगा तो 1/20 बनेगा। 5/100 का मतलब 5 कम 5 5 से 1/20 बना। अब यहां पे क्या है, 3 साल की बात है, तो 20 की घात 3 कर दो। हमारे पास मूलधन नहीं है तो मूलधन बन जाएगा यो 8,000 रुपये। सपोज करो 8,000 रुपये मूलधन है, 3 साल की बात कर रहा मैं, 3 साल की बात कर रहा। इसका 1/20 निकलेगा, इसका 1/20 निकलेगा, इसका 1/20 निकलेगा। कितना आया? 400। कितना आया? 400। कितना आया? 400, ठीक है। अब इससे पहले यो भी है तो इसका भी 1/20 निकाल दो। कितना आ गया? 20, ठीक है। अब इससे पहले यो भी है और यो भी है, तो 1/20 इसका निकलेगा, 20 यो होगा। 1/20 इसका निकलेगा, 20 यो होगा। और 1/20 इसका भी निकलेगा, 1 यो होगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज यही तो, ब्याज पे ब्याज। अब उसने पहले 2 साल का जो है साधारण ब्याज दे रखा और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया। अगर चक्रवृद्धि ब्याज देखो, देखो पहले साल का साधारण ब्याज भी हुई है, चक्रवृद्धि ब्याज भी हुई है। दूसरे साल का साधारण ब्याज तो 400 रुपए है, ये पहली लाइन जो है वो साधारण ब्याज की है, और अगर ऐसा जोड़ दूंगा तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तीसरे साल का साधारण ब्याज 400 रुपए, लेकिन तीसरे साल की अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो ये हो जाएगा। और 3 साल की बात करूं तो सबको जोड़ना पड़ेगा। अब 2 साल की बात करी उन्होंने साधारण ब्याज की, तो ये हो गया 800, और 800 बराबर जो दे रखा उसने 1,600 रुपए के दे रखा। 800 बराबर दे रखा 1,600 के। अब मुझे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, सबको जोड़ दो। 1 2 3 4 3 12 तो होगी, 1 2 3 20 या 60 होगी, 1260 और 1 1261, 1261 बराबर चक्रवृद्धि ब्याज के हो। 2 बार कटा तो CI बराबर 2 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 1 25। तो ये आ गया भैया 2522 रुपए इसका जवाब आया। किसका? 2522 रुपए डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन। और यो भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन हमें कांस्टेबल जैसा बनना है तो आदमी सोच को चला है कि या तो साधारण ब्याज का होगा या चक्रवृद्धि ब्याज का होगा, और उसमें भी अगर दोनों का भी आ रहा तो साल तो बराबर देगा। यहां साधारण ब्याज 2 साल का दे रखा, चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का पूछ रखा, तो मामला जो है फंसा रखा उसने। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक 15% प्रति वर्ष की दर से 73,000 रुपए का साधारण ब्याज। सवाल में कुछ नहीं है, लैंग्वेज में सब कुछ है, फंसा दिया।
समय अपने आप देखना पड़ेगा कितना, 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक समय कितना। अब आधे तो लगाऊंगे 364 दिन, जो ठीक ठाक है वो लगाऊंगे 365 दिन, क्योंकि जो साल पूरा हुआ वो एक दिन पहले पूरा हुआ है, उस तारीख को नहीं पूरा होता। अब इसने 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक गया, साल पूरा कर लिया इसने, एक साल की बात कर ली इसने। इसे हम यूं नहीं लगा सकते कि इनको जो 12 फरवरी तो आई नहीं, एक दिन कम रह गया ना, दिन कम नहीं है, पूरा है। क्योंकि जब महीना चला है तो एक तारीख से अगली एक तारीख को पूरा नहीं होता, महीना 30 को पूरा हुआ है, एक को तो नया महीना चले, ठीक है। तो एक साल की बात है, समय एक साल है, दर 15% है, और मूलधन 73,000 रुपये साधारण ब्याज निकालना। अब तो कुछ है ही नहीं, जिसने समय निकाल लिया होगा उसके लिए कुछ नहीं है, जिसने समय निकाल लिया होगा उसके लिए कुछ था ही नहीं। 73,000 गुणा 15 गुणा 1/100, 15 तिया 45 का 5 का हासिल को 4, 15 सत्ते 105 और 4 109। तो ये आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 देखो भाई क्या है, 475 अंकित और 15% की छूट पर जूते की एक जोड़ी कितनी छूट है। मतलब 475 पर 15% की छूट है, तो छूट ही पूछ रहा कितने परसेंट है, कितने रुपए की है, सॉरी परसेंटेज तो रखी, कितने रुपए की है। तो 475 का 15% निकाल दो। अच्छा, जब 100 से भाग करने गुणा कर ले करो, कटिंग पटिंग मत करो, दिक्कत आवे, भाग तुरंत हो जाएगी। 15 पंजे 75, 7 15 सत्ते 105 और 7 112, 11 15 चौका 60 और 11 71। अब भाग करेंगे तो 71.25 इसका उत्तर आ जाएगा। और सपोज करो हम यहाँ पहले कटिंग कर देते तो भाग करने का एक काम और बढ़ गया था, दो जगह एनर्जी वेस्ट हुई, पहले काटने में एनर्जी वेस्ट हुई, फिर भाग करने में एनर्जी वेस्ट हुई। और अगर नहीं काट रहे, 100 आ रहा, 1000 आ रहा, लाख आ रहा, 10 लाख आ रहा, 10,000 आ रहा, ऐसी संख्या आ रही है तो कुछ नहीं करना, गुणा करो, जितनी जीरो है उतने बाद दशमलव लगाओ, हो गया काम। इसके बाद जो है क्वेश्चन आया 35वां, क्वेश्चन आया 35वां, इसे भी देख लो भाई। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य में कितने 34,020 रुपए का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना था ये बताना। पहले 10% की छूट दी मतलब 90% रह गया, पहले 10% की छूट दी मतलब 90% रहा, फिर 8% का बिक्री कर लगाया मतलब 108 हुआ, और ये सारे कार्यवाही होने के बाद जो रेट बना वो 34,020 रुपए बना। अब हमें अंकित मूल्य चाहिए तो जितने परसेंटेज यहां लिखे हैं उतने ही 100 लगा दो, उतने ही क्या लगा दो 100 लगा दो, और एमआरपी निकाल लो, और एमआरपी निकाल लो, ठीक है भाई। अब देखो एक जीरो से एक जीरो गई, ठीक। अब यहां क्या हम काट सकते हैं, काट दो जी, 9 से काट दो, 9 तिया 27, 34 में 27 घटा दो, कितने बचे 7, 70 हुए, 9 सत्ते 63 और 9 अठे 72, ठीक है। आगे बढ़ो जी, कार्रवाई आगे बढ़ानी पड़ेगी। यो 108 है और यो कितना है 378 है। पहले एक काम करो, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 4 से काट दो, कितने बार कटा 25 बार। अब 27 से काटो, 27 से कम 27, 10 बच गए, 108 हो गए, 27 चौका 108। तो एमआरपी कितनी आ गई, एमआरपी कितनी आ गई, 2 जीरो तो डायरेक्ट लगाओ ये वाली। अब 25 की गुणा 14 में कर दो, 14 पंजे 70, 7 और 14 दूनी 28, 28 और 7 35। तो 35,000 रुपए एमआरपी थी, 35,000 एमआरपी थी, डी ऑप्शन यहां पर सही। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, यदि x और 1/x का औसत m है तो x² और 1/x² का औसत बताना है। x और 1/x का औसत जो है वो m है, तो योग कितना हो गया भैया 2m, योग हो गया 2m। अब मान निकालना हमें x² + 1/x² का, दोनों तरफ को वर्क कर दिया मैंने, तो a² + b² + 2ab, मतलब x × 1/x बराबर 2 दूनी 4 m², इससे वो कैंसिल हुआ। x² + 1/x² बराबर 4 m² - 2, यो आया योग, मुझे चाहिए था औसत। तो भाई औसत निकालना तो ये संख्या कितनी है 2, 2 से भाग करना पड़ेगा, 2 कॉमन भी ले लो,
2m² - 1 बचा, 2 से 2 भी गया तो बचा कितना, 2m² - 1, 2m² - 1। क्वेश्चन नंबर 37 की अब हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो क्या है, उसने कहा 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 132 है, तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर बताना। 9 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, उनका जो औसत है वो 132 है। तो इसका मतलब औसत 132 है तो बीच वाली संख्या 132 है। संख्याएं सम है तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक एक बढ़ा, दो दो बढ़ा देंगे, 34 36 38 40, पीछे की तरफ दो दो घटा देंगे, 30 28 26 124, अंतर चाहिए घटा दो, कितना आ गया, 16। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका याद रखो, चाहे वो सम की बात कर रहा, चाहे वो विषम की बात कर रहा, चाहे वो सम की बात कर रहा और चाहे वो विषम की बात कर रहा, जितनी टोटल संख्याएं हैं, जितनी टोटल संख्याएं उसने दी रखी है उससे एक कम करो, उससे कितनी कम करो, एक कम करो, उससे कितने कम करो, एक कम करो, और उसे 2 से गुणा कर दो। वो पहली और लास्ट वाली का अंतर आ जाता है, वो पहली और लास्ट वाली का अंतर आ जाता है। इस बात को मैं क्यों कह रहा, इस बात को मैं क्यों कह रहा कि अगर मैं, मुझे सम संख्या माननी हो या विषम संख्या, तो मान लूंगा क्या, मैं पहली x, फिर x+2, फिर x+4, इस तरह से मानता चला जाऊंगा। ठीक है, चलो मैं 9 ही मान दूं, ठीक है, 1 2 3, फिर कितना आया 6, फिर आया 8, फिर कितना आया यहां पे 10, फिर कितना आया 12, फिर कितना आया 14, फिर कितना आया 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से योग घटम्मा कितना होगा, 16 होगा। इसमें से योग घटम्मा कितना होगा, 14। मैंने कही वो 8 है संख्या, 8 है संख्या, तो कितना अंतर आ रहा, 14। मैंने क्या बताया, जितनी संख्या है उससे एक कम करो। मैं कितनी कह रहा हूं, 8 संख्या कह रहा हूं, 8 में से एक कम कर दो 7, और 7 दूनी 14। मैंने कहा संख्याएं जो है वो 7 है, 7 में से एक कम कर दो 6, 6 दूनी 12, अंतर 12। तो इस तरह से चाहे सम की बात कर रहे हो चाहे विषम की, अंतर जो निकालना, अगर पहली और लास्ट का अंतर की बात कर रहा मैं, केवल पहली और लास्ट की बात कर रहा मैं, पहली और लास्ट की, तो तुम्हें क्या करना, जितनी संख्या है उससे एक कम में 2 से गुणा करना। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, क्या भाई, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम कम चावल खरीदता है। चावल का प्रारंभिक भाव, मतलब पुराना मूल्य चाहिए, पुराना मूल्य कहते हैं वो, या प्रारंभिक भाव कहते हैं। तो यहां पे क्या होगा, रुपए गुणा परसेंटेज बटे 100 प्लस माइनस परसेंटेज और गुणा भार। भार मतलब जितने किलो है, डायरेक्ट लगा। और अगर वो नया भाव कह रहा तो यहां परसेंटेज नहीं आने का, डायरेक्ट 100 होगा, फिर बाकी सब सेम है। क्योंकि यो मैंने नए भाव की बात क्यों बताई, किसी और शिफ्ट में नया पूछ सके वो, इसलिए। यहां पे क्या है, यहां पे है देखो 1200 रुपए की बात है, परसेंटेज 25 दिया, और 25% की रेट में क्या करी इसने, वृद्धि करी। रेट में क्या करी इसने, वृद्धि करी। ठीक है, बिल्कुल रेट में वृद्धि करी, तो इसे लिखेंगे 125। और भार कितना, 6 किलो, 6 किलो की बात करी इसने, 6 किलो ग्राम कम चावल मिलना, तो यहां 6 लिखेंगे। तो 25 पंजे 125, 6 दूनी 12, और 5 से अगर काटेंगे तो कितना होगा, 40 रुपए प्रति किलोग्राम, इसका सही जवाब। देखो यहां तक जितने मैथ के क्वेश्चन थे वो सारे हमने ले लिए। अब मैथ में जो है एक चीज आती है डीआई, उसमें आयत चित्र आ जाएगा, उसमें पाई चार्ट आ जाएगा, ठीक है, उसमें सारणी वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चनों की बात है वो तुम्हारा डीआई में होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन में आता है। ठीक है, तो लेकिन तुम्हें क्या करना कि इस वीडियो को सब तक पहुंचा दो, जिससे जिनके और पेपर हैं वो कम से कम इस चीज का लाभ उठा लें कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे, और सॉल्यूशन हमें इस टाइप से उनका करना, समय हमारा इस तरह से करके बच सके, उन्हें भी इस बात का लाभ मिल जाए। अब जैसा क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया था वो पाई चार्ट का क्वेश्चन था। उसने क्या कर रखे, 2 पाई चार्ट दे रखे। पहला है नामांकित अभ्यर्थी, उसने दिए हैं 8550, और दूसरा जो है उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी उसने दिए 5700।
मतलब जो जिन्होंने फार्म भरा वो 8550 हैं और जो पास हुए वो 5700 हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ इसने पी क्यू आर एस टी वी और एक्स इनमें बांट दिया। ये एक तरह से सेक्शन मान लो, संस्था मान लो, पार्ट मान लो इनके। तो इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन दिया इसने कि संस्था एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या संस्था टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या में अंतर बताना। ठीक है, तो पी और एस से उत्तीर्ण, पी और एस से उत्तीर्ण का परसेंटेज मैं देखूं तो पी का परसेंटेज है यहां पे 18 और एस का जो परसेंटेज है वो है 16। 16 18 हो गए, 34% हो गए पास। 34% पास है। ठीक है, 5700 का 34% इन दो में है, तो 5700 का 34% निकाल लूंगा मैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना, 57 की गुणा हमें करनी पड़ेगी किसमें, 34 में। तो 7 चौक 28 का 8 का हासिल को दो, 5 चौक 20 और 7 या 21, 21 20 41 और 2 43 का 3 का हासिल को जाएंगे 4 और 5 या 15, 15 और 4 19। तो ये आ गया 1938। ये आ गया तुम्हारे कितने, 1938। ये है उत्तीर्ण, ये है उत्तीर्ण, और उत्तीर्ण भी किसमें, पी और एस में, या एस और पी में कह दो। अब उसने कहा टी और आर में नामांकित। अब टी में कितने नामांकित है, आर में कितने नामांकित परसेंट है वो देख लो। टी में है 8% नामांकित और जो आर है उसमें है 10%, तो कुल मिलाकर 18% नामांकन इन दोनों में हुआ। 18% दोनों में नामांकन हुआ, तो नामांकन जो हुआ इनमें कितनों में, 8550 में 18%। 18/100 कर देंगे, 1 0 से 1 0 गई, 5 से काट दो, 5 से कम 5, 3 बचे, 5 7 35 और 5 से कम 5, 5 2 10 और 2 9 18, 9 की गुणा करो, 9 कम 9, 9 7 63 का 3 का हासिल को 6, 9 कम 9 और 6 15। ठीक है, ये थे 1938 और ये थे 1539। अब उसने पूछा था कि संस्था एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या तथा संस्था टी और आर में नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर बताना, तो घटाना पड़ेगा। 1938 में से 1539 घटाना। अब इसे घटाने के लिए लेकर मत बैठो, मोटा सा लगाओ, यो 1938 है, इसे भी 1938, इसे 1538 से लगा लो। अंतर कितना आ गया, 400 का। यो एक ज्यादा है तो इधर एक कम कर दो, तो कुल मिलाकर कितना बच गया, ये होता।